स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। तो देखो, सारणिक क्या परिभाषा है, इसका मतलब समझाता हूँ मैं। जैसे जैसे हमारे पास में ये मैट्रिक्स थी, ये क्या थी, आयु था। और इसमें इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं मिलता था हमको। इनको दो को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको कोई मैट्रिक्स ही मिलती थी। बट इसका जो संख्यात्मक मान है ना, संख्यात्मक मान है, उसको हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। उसको सारणिक। तो देखो इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। सारणिक माना ए आई जे, ये रो और कॉलम है का एक वर्ग आयु है। इसमें ये विशेष ध्यान रखना, इसमें सारणिक में रो और कॉलम सेम होते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ सेम होते हैं। इसमें वर्ग आयु के संख्यात्मक मान को सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान को सारणिक कहते हैं। जैसे इसे डिटरमिनेंट ए या डीट ए या इस तरह का साइन डिटरमिनेंट द्वारा निरूपित किया जाता है। डिटरमिनेंट ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं। इस तरह से हम क्या कहते हैं इसको, डिटरमिनेंट ए है, ये मोड नहीं पढ़ेंगे इसको, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे या सारणिक ए पढ़ेंगे इसको। ए का सारणिक कहते हैं इसको। केवल वर्ग आयु का ही सारणिक होता है इसमें। नेक्स्ट है, अब इसको एग्जाम्पल से करेंगे जब अच्छे से समझ बैठ जाएगा आपके। देखो, एक कोटि का सारणिक। एक कोटि का मतलब है जैसे ए है तो ये जैसे जैसे मैट्रिक्स होता था, ये 1x1 का मैट्रिक्स है, तो इसका सारणिक क्या होगा, ए का सारणिक ये है, तो जो इसके अंदर एलिमेंट होता है ना, वही उसका सारणिक मान होता है। जैसे देखो, ये है ए में, ये मैट्रिक्स में 3 है, एक एलिमेंट है 3, इसका सारणिक लिखाएंगे तो ये सारणिक का साइन लगा दिया। और ये सारणिक, ये मोड नहीं है, सारणिक 3 पढ़ेंगे इसको, सारणिक 3, डिटरमिनेंट 3। और 3 है तो 3 ही लिखेंगे। यहाँ देखो विशेष बात, ये मैट्रिक्स में -3 एलिमेंट है कोई, इसको सारणिक लगा दिया हमने, एक का सारणिक पढ़ेंगे तो यहाँ -3 का सारणिक, तो -3 का सारणिक -3 ही होगा। यदि ये मोड होता तो प्लस का हो जाता, विशेष ध्यान रखना। ये मोड नहीं होता है, ये केवल सारणिक का चिन्ह होता है। सारणिक का क्या होता है, चिन्ह होता है। और अंदर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अब देखो, ये तो था एक कोटि का। अब द्विकोटि के आयु का हम कैसे सारणिक मान निकालते हैं। देखो, ये है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का। इसको सारणिक में बदलेंगे तो यहाँ सारणिक का साइन लगा दे, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए का सारणिक, तो यहाँ 2 3 1 5 का सारणिक लेगा। तो ये देखो, ये मुख्य विकिरण होता है। ये 2 और 5 है क्या, मुख्य विकिरण है यू, और ये पश्च विकिरण है। तो मुख्य विकिरण में से पश्च विकिरण घटाएंगे। इसमें 5 को 2 से गुणा करो, 10 आ गए, -3 आ गए, तो ये 7 इसका सारणिक मान होगा। इसका संख्यात्मक वैल्यू कितनी आई, 7 आई। तो ये सारणिक 2/2 कोटि के आयु का सारणिक मान हो गया ये। नेक्स्ट है 3/3 कोटि के सारणिक का। तो देखो, सारणिक के लिए किस तरह से निकालते हैं। देखो, हम किसी भी पंक्ति या किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड करेंगे तो ये है जैसे -1 की पावर i + j, ये साइन लगाते हैं। तो अब देखो, ये एलिमेंट 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है। तो यानी जिनकी ये ओड होगा ना, माइनस पर विषम होगा तो माइनस वैल्यू आएगी, और माइनस की पावर यदि सम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू आएगी। तो इसमें साइन इस तरह से लगते हैं, पहले ही बता दूं। देखो, ये इस पर फर्स्ट एलिमेंट का प्लस लगता है, सेकंड वाले का माइनस लगता है, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस और प्लस। ये क्यों आए ये देखो, इसको ए पहले A11, A12, A13, तो देखो इसमें समझ जाओगे आप। -1 की पावर 1 + 1 तो 2 है, 2 तो सम है तो प्लस आ गया। -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 है, -1 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 तो विषम है तो माइनस आ गया। यहाँ देखो, -1 की पावर देखो 4 है, 3 और 1 4, 4 हो गई, तो 4 तो सम है तो यहाँ प्लस आएगा। इसी प्रकार से सब एलिमेंट्स में आएगा। अब इसको हम चाहें तो किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं हम। तो देखो, मैं प्रथम पंक्ति के अलोंग इसका विस्तार कर रहा हूं, तो किस तरह से लिखते हैं इसको। देखो, यहाँ 1 लिख दिया, पहला एलिमेंट 1 है। अब इसके अलोंग जो रो है ना, ये रो इसको डिलीट कर दो, और इस कॉलम को डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, और इसको डिलीट कर दो। तो क्या बच जाएगा अपने पास में, एक बार यूं लिख देता हूँ, सारणिक में लिख देता हूँ मैं एक बार में। ये एलिमेंट तो 13 और 25 बच गए, 1 3 और 2 5 बच गए, ये लो। फिर माइनस साइन लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग,
तो ये अब 2 का निकालेंगे एलिमेंट। तो 2 में इस रो को दबा दो और इस सेकंड वाले जो एलिमेंट जिस आ रहा है ना उस लाइन में उसको कॉलम को दबा दो। तो ये क्या आ जाएगा 0 3 और 3 5 बच रहा है। तो यहाँ माइनस का 2 है और 0 3 और 3 5 बच रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट 4 का निकालेंगे तो प्लस का है लगेगा यहाँ, तो प्लस में 4 और डिटरमिनेंट कैसे लगाएंगे, देखो इस रो को दबा दो और इस कॉलम को दबा दो तो क्या आ जाएगा 0 1 3 2। अब इनको सोल्व कर दो यहाँ से, देखो 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 और माइनस का 2, तो क्या बच गया हमारे पास में यहाँ 5 को यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 माइनस का 6 नहीं 9 3 और प्लस के 4, तो यहाँ 0 और माइनस के 3। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, या तो माइनस का 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस के 18 हो गए देखो, और यहाँ माइनस के 12 हो गई। तो यहाँ क्या बचे 6, तो यहाँ पॉजिटिव बचे, 1 ये नेगेटिव है तो 7 बचे मेरे विचार से। क्या कितने बचे 7 ही बचे हैं ना, 13 है नहीं 5 बचे, कितने बचे 5, ये देखो 18 माइनस 13, तो ये कितने बचे 5 पॉजिटिव। तो ये 3/3 कोटि के सारणिक का मान था, 3/3 कोटि के सारणिक का मान था। तो आप समझ गए होंगे हमने 1/1 कोटि का किस तरह से बताया, जो एलिमेंट उसके अंदर है वही उसका सारणिक मान है। 2/2 का हमने कैसे बताया, मुख्य विकिरण में से पश्च विकिरण घटा दो। 3/3 का कैसे बताया, किस तरह से इसमें साइन लेते हैं ये बताया आपको, और किस तरह से एलिमेंट्स को या रो को और कॉलम को किस तरह से डिलीट करते हैं ये समझाया। आगे और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके अंदर, देखो अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको देखो ये आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ा था, 10वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा था, 11th में पढ़ा था आपने अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखो ये x1 y1 है, x2 y2 x3 y2। तो इसको सारणिक में इस तरह से लिखते हैं, देखो ये x1 है, इसको दबा दो, ये x1 है y1 तो x1 y1 लिख दो, फिर x2 y2 है तो x2 y2 लिख दो, फिर x3 y3 है तो x3 y3 लिख दो, कोई कॉमा नहीं लगता है इनके बीच में। एक बात फिर सारणी की ये परिभाषा है कि उसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, तो इसमें देखो 1 2 3 3 तो पंक्ति होगी और स्तंभ 2 ही हैं, 1 और 2, तो इसलिए इसको पंक्ति और स्तंभ को समान करने के लिए हम तीसरे स्तंभ में 1 1 1 लिखते हैं। यदि 0 0 0 लिखेंगे तो सारे 0 जाएंगे, तो वैल्यू 0 जाएगी, तो इस तरह से लिखते हैं। अब इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ और यही फॉर्मूला आ जाएगा, देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ मैं कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम की। यहाँ देखो वही साइन आपको अच्छे से याद होंगे, जैसे ये प्लस है माइनस प्लस, तो इधर चलेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे लगता है। तो यहाँ मैं ले लिया x1 फिर ब्रैकेट लगाओ, अब इस रो को दबा दो और इस कॉलम को दबा दो, तो ये क्या बच गया y2 माइनस, ये बचा इतना इतना, एक पूरा डिटेल बता देता हूँ, ये इस तरह से y2 1 और y3 1, इस तरह से। मेरी क्या डायरेक्ट करने की आदत पड़ रही है ना, इसलिए आपके फर्स्ट टाइम में, इसलिए समझ लो ढंग से समझो। x2 देखो नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस x2 लगा दो, फिर सारणिक लगाओ, इसको सप्रेस करो, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, तो क्या बच जाएगा y1 बचेगा, y1 1 और y3 1 बचेगा। नेक्स्ट है इसके x3 लेंगे तो यहाँ प्लस का 3x3 आएगा, और इसको दबा दो और इसको दबा दो, यानी इस तो पंक्ति को दबा दिया, इस स्तंभ को दबा दिया। अब क्या बचा हमारे पास y1 1 और y2 1, ये बच गया। अच्छा अब इसको एक्सपेंड करो, देखो यहाँ x1 ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो y2 माइनस y3 हो गया, माइनस x2 ब्रैकेट लो, यहाँ y1 माइनस y3 हो गया, और प्लस में x3 और ब्रैकेट लो, यहाँ y1 माइनस y2, इस तरह से। एक बात और विशेष हम भूल गए इसमें, क्योंकि इसका निकालते हैं एरिया, निकालते हैं इसका ट्राइंगल का, तो 1/2 लगाते हैं इसके अंदर, क्या लगाते हैं 1/2 लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालेंगे तो 1/2। अच्छा अब देखो इसके अंदर यहाँ 1/2 इसको सोल्व करो, देखो 1/2
यहाँ क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3, ऐसे रहने दो। यहाँ देखो माइनस है और यहाँ अपने प्लस आ रहा है, देखो यहाँ प्लस, बट यहाँ देखो y3 माइनस y1 है देखो, और यहाँ y1 माइनस y3 है देखो। तो यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, x2 को हो जाएगा x2, और यहाँ y3 माइनस y1 हो जाएगा, और प्लस में x3 और y1 माइनस y2। अब मैच करो, देखो देखो सेम आ गया, देखो ये डेरिवेशन भी हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। 12th में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस मेथड से करेंगे, वैसे आंसर सेम ही आना क्योंकि इसका डेरिवेशन तो था ही। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से पन्ने पर भी समझाया जाएगा। देखते हैं, पन्ना लेता हूँ मैं, एक पेज ले लेता हूँ मैं। देखो सारणिक और सेकंड, माइनर और कोफैक्टर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। देखो उपसारणिक, कोई सारणिक थी, जैसे ये सारणिक थी ए, ये सारणिक 2 3 5 4 5, ये ले लिया इसको। अब माइनर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हर एलिमेंट का माइनर निकलता है, क्या निकलता है, पहले माइनर निकलता है, माइनर, और फिर निकलता है कोफैक्टर, उसके बाद अलग निकलेंगे, उस बताएंगे। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो, कंपेयर करो। जैसे 2 का माइनर निकालेंगे तो जिस एलिमेंट में जिस रो में आना उस रो को दबा दो, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को दबा दो, तो 2 का उपसारणिक क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो इसको दबा दो और इसको दबा दो तो 4 हो जाएगा। 4 का माइनर निकालेंगे तो इसको दबाओ और इसको दबा दो, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। देखो एक एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे इसका ये A11 था, A12 था, A21 A22 ये था, इस तरह से। अच्छा अब इसके अंदर माइनर लेंगे तो इसको M11 से दिखा दिया, तो M11 का मतलब इस एलिमेंट का निकलवा रहा है 2, तो ये लाइन दब गई और ये लाइन दब गई तो 5 आ जाएगा यहाँ, 5। अच्छा दूसरी बात, M12 का मतलब ये एलिमेंट है 3, तो इसका ये लाइन दबा दिया और ये दबा दिया, डिलीट कर दिया हमने, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है M21, इस एलिमेंट का पूछा है 4 का। हम यहाँ डायरेक्ट 4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है एलिमेंट, 4 यहाँ भी, तो अब किसका होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर, तो इसलिए ये नंबरिंग कर देते हैं, ये बेस्ट होता है। M21 तो इसका मतलब इस एलिमेंट का पूछा है, और वैसे हम 4 लिख देते, यहाँ भी 4 होता और यहाँ भी 4 होता, तो ये पता नहीं चलता कौन से 4 का माइनर है ये। तो अब 21 का देखो, ये इस लाइन को दबा देंगे, इस लाइन को दबा देंगे तो 3 आ जाएगा। M22 यानी 5 का पूछा है ये, तो इसको दबा दो और इसको दबा दो तो ये 2 आ जाएगा। ये तो था ये। दूसरी बात आपको बता रखा था, माइनर और ये कोफैक्टर सेम ही होते हैं, बस एक साइन का अंतर होता है। साइन क्या होती है, -1 की पावर i प्लस जे। देखो -1 पर यदि विषम संख्याएं होती है तो वो माइनस का होता है, अदरवाइज वो प्लस का होता है। देखो यहाँ विषम है, निसम है, 1 + 1 2 है तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ 1 2 + 1 तो 3 है, तो -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ देखो 2 और 1 3 है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 2 + 2 4 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा वैल्यू से वही रहनी है, बट साइन का अंतर है, साइन चेंज कर दिया उनका इसके नियम के अकॉर्डिंग, तो वो कोफैक्टर हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, कोफैक्टर। अलग से कुछ नहीं करना, बस माइनर के ही साइन लगाना होता है, माइनर के ही इस नियम के अनुसार साइन लगाना होता है, वो कोफैक्टर हो जाता है, यानी सहखंड हो जाता है। उसको क्या, सहखंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर बोलते हैं। और इसको उपसारणिक क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो ये 2/2 का माइनर हमने निकाला था। अब नेक्स्ट निकाल रहा हूँ मैं 3/3 का अवयवों का उपसारणिक भी निकाल रहा हूँ और सहखंड भी निकाल रहा हूँ, सहखंड भी निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर भी। तो देखो यहाँ से सबसे पहले इस 2 एलिमेंट्स का पूछा है, तो इस एलिमेंट का, हर एलिमेंट का उपसारणिक भी निकलता है और सेकंड भी निकलता है, हर एलिमेंट का विशेष ध्यान रखना। जैसे 2 का निकाल रहा तो इसका नंबरिंग क्या है, M11, तो इस लाइन को सब डिलीट कर दो और इस लाइन को डिलीट कर दो, तो 4 - 1 और 1 2 आ गया। अच्छा इनको सोल्व करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस फॉर्मूले का और माइनस का ये तो प्लस का 1, तो 9 आ जाएगा ये 9। नेक्स्ट देखो दूसरा M12 का है, ये लाइन 1 वाली है, 1 लाइन है और सेकंड नंबर का कॉलम है इसमें,
तो यहाँ इसका ये लाइन को सप्रेस कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, तो 0 - 1 और 5 2 बच जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो प्लस के 5 हो गए, तो यहाँ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो M13, तो ये लाइन है, फर्स्ट लाइन और तीसरा कॉलम, फर्स्ट लाइन और तीसरा कॉलम, तो इसका पूछा है। तो यहाँ 0 4 बचा, इसको दबा दिया, इसको दबा दिया, 0 4 बचा और क्या बचा हमारे पास 5 1, ये 5 1 बचे। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 5 4 जा 20, तो माइनस के 20 आ गई, 20 ये आ गई। नेक्स्ट है जैसे देखो M21, अब ये दो नंबर वाली लाइन चलेगी, ये पंक्ति चलेगी, तो इस लाइन को दबाएंगे और जिसमें एलिमेंट होगा उस पंक्ति को दबाएंगे, तो ये पंक्ति दब गई, ये दब गई, तो 13 और 12 बच गई। तो देखो 13 और 12 बच गई। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 - 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अच्छा M22 देखो 2, ये 2 है, 2 लाइन है यानी पंक्ति है और 2 नंबर का स्तंभ है, तो ये इसको दबा दो और बीच वाले को दबा दो, तो 23 और 52 बच जाएंगे हमारे पास। तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, इनको देखो यहाँ 4 - 15, सॉरी 4 - 15 कितने बचे, माइनस के 11 बचे। नेक्स्ट है वैसे ऐसे इनको सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा सबको, तो इनको सोल्व कर देता हूँ मैं। तो यहाँ 2 - 5, तो यहाँ कितने बच गए, माइनस के 3, यहाँ कितना हुआ, माइनस का 1, और इसको इससे मल्टीप्लाएंगे तो माइनस के 12, तो ये हो गया माइनस का 13। नेक्स्ट है 2 × -1, तो माइनस का 2 और माइनस ये 0, तो कितना बच गया, माइनस का 2। राहुल सेकेंड, अच्छा। और M33 का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस इस 0, तो कितना आ गया 8। अच्छा अब है इसके उप सेकंड निकालना, यानी कोफैक्टर्स निकालना, सेकंड। तो सेकंड और माइनर एलिमेंट्स के जो नंबर होते हैं ना वो सेम होते हैं, बट साइन का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, साइन का। इसमें कोई साइन नहीं लगाया हमने, देखो इनमें साइन लगाएंगे। तो देखो जो विषम हो रहा है उसमें माइनस लगा दो, जो इनका टोटल जो सम हो रहा है तो प्लस लगा दो। देखो ये 2 है, सम है, प्लस लगा दो, विषम है माइनस लगा दो, सम है प्लस लगा दो, विषम है माइनस लगा दो, सम है प्लस लगा दो, विषम है माइनस, ये 4 हो गए प्लस, और ये 5 हो गए माइनस, और ये 6 हो गए तो प्लस के हो गए। इस तरह से अब वैल्यू वो ही रहेगी, माइनर वाली रहेगी। 9 है, 9 5 -20 है, तो प्लस को माइनस -20, और ये कितना है, माइनस का आ रहा है, माइनस यहाँ है तो माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 20 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 2 में देखो 2 माइनस का 11 है, तो यहाँ माइनस का 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3 है, तो माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 13 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का ये 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये है, तो प्लस का 2 हो गया। नेक्स्ट है 8 - 0, तो यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। तो ये सेकंड हो गई। तो आप माइनर को यानी उसको उपसारणिक को और सेकंड को अच्छे समझ गए होगी। उपसारणिक और सेकंड, पहले तो इनका इंग्लिश नेम अच्छे से याद करो, क्योंकि ज़्यादातर यूज क्वेश्चन को सोल्व करने में इंग्लिश वर्ड ही काम में लेते हैं। उपसारणिक माइनर को बोलते हैं माइनर, इसलिए एम से रिप्रेजेंट किया है, और सेकंड बोलते हैं कोफैक्टर को, ए से रिप्रेजेंट है, कैपिटल ए से। स्मॉल ए से करेंगे तो ये एलिमेंट हो जाएंगे, ये एलिमेंट्स। तो ये आप पे 3x3 की कोटि का मैंने उपसारणिक और सेकंड निकालना सिखाया है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इसको और काम में लेंगे अभी हम, तो इसमें इसको और समझाएंगे आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट है आयु का सेकंडज। देखो ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखो इसमें बहुत अच्छी। पहला है कोई सारणिक है, कोई डिटरमिनेंट है, कोई सारणिक है, तो पहले तो माइनर निकलेगा, माइनर, माइनर समझ गए होगी, उपसारणिक, उपसारणिक याद रखना। उसके बाद निकलेगा कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सेकंड, सेकंड, खंड। और अगला है इसको बोलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट।
और हिंदी में बोलते हैं सहखंडज, सहखंडज, खंडज, सहखंडज बोलते हैं। तो ये स्टेप है। सहखंडज निकालने के बाद अगली स्टेप इन्वर्स की आएगी। क्या निकलेगी? ए इन्वर्स निकलेगा, इन्वर्स। वो बाद में बताएंगे, पहले ये देखो, पहले दिमाग में बैठाओ कि माइनर निकलता है, फिर कोफैक्टर निकलता है, फिर एडजॉइंट निकलता है। इनके हिंदी नाम की बजाय इंग्लिश नाम, पेपर में भी इंग्लिश नाम भी आएगा, ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो देखो आहू के सहखंडज कैसे निकालते हैं। देखो 2x2 आहू का है, तो आपको ये बताया था मैंने कि माइनर निकालेंगे, 2 का माइनर निकालेंगे, इसको दबा देंगे, इसको दबा देंगे, 4 आ जाएगा। 3 का निकालेंगे तो इसको दबा देंगे और इसको दबा देंगे, 1 आ जाएगा। अब इनके यदि साइन लगा देते हैं तो वो सहखंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सहखंडज नहीं, सहखंड होंगे। अभी को फैक्टर होंगे पहले। तो ये देखो साइन लगा रखे हैं, अब ये को फैक्टर हो गई। तो देखो क्या हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो 1 और 1 2 हो गया, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का। और ये कितना हो गया? माइनस का हो गया। और यह क्या हो गया? माइनस का हो गया। और ये क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब देखो इसमें वही, ये इसका 2 का 1 1 का क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, और इसका क्या हो जाएगा? इस 3 का ये दब गया और ये दब गया, तो ये 1 आ जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा? ये लाइन दब गई और ये दब गई, तो 3 बच गया। और कौन सा बचा? इस 4 का, ये तो ये लाइन दब जाएगी और ये लाइन दब जाएगी, तो 2 बच गया, 2 बच गया। ये इस तरह से। अच्छा, अब ये तो है कोफैक्टर। अब क्या है? कोफैक्टर। अब वो कह रहा है कि एडजॉइंट निकालो। क्या निकालो? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का ध्यान रखना, कोफैक्टर्स की इन कोफैक्टर्स है ना, कोफैक्टर, इनको मैट्रिक्स में लिखते हैं एक में। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर उनका ट्रांसपोज करते हैं, वो सेकंडज होता है। देखो ये तो एडजॉइंट है। इस एडजॉइंट, सॉरी एडजॉइंट का डायरेक्ट ले लिया यहाँ, एडजॉइंट का डायरेक्ट क्या ले लिया। पहले तो ये देख लेता हूँ, कोफैक्टर्स लेता हूँ मैं। यहाँ सहखंड, 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 तो ये इनको एक मैट्रिक्स में लिख देंगे हम। तो क्या आ जाएगा? A11 यहाँ 4 है, A12 माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 3 है, और ये 2 है। ये तो क्या है? ये तो सहखंड है। अब एडजॉइंट क्या है? इसके ऊपर ट्रांसपोज और लगाते हैं तो एडजॉइंट हो जाता है वो। तो देखो अब एडजॉइंट लिख दिया इसमें सीधा डायरेक्ट। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, शॉर्ट में एडजॉइंट हो गई, शॉर्ट में लिखा मिलेगा आपको। तो इसको पहले कोफैक्टर्स लिखो। क्या है? क्या है? 4 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, और कितना है? 2 है। अब इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये देखो रो है, इसको कॉलम बना दो। तो ये यहाँ से मैं इस तरह से कॉलम बना, इसको, ये रो है तो कॉलम बनाएंगे तो 4 माइनस 1। अच्छा, इस रो को कॉलम बनाओ तो माइनस का 3 और यहाँ 2। ये देखो ये एडजॉइंट आ गया। ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट आया। तो समझ गए होगे पहले क्या किया था मैंने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाई, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद में एडजॉइंट आया है। ये आया। अच्छे समझ गए होगे। 2x2 की 3x3 का भी करेंगे अपन। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट मेथड और है। 2x2 को तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2x2 के लिए तो एक सिंपल ट्रिक्स और होती है जो मैथ्स में भी दे रखी है और मैंने भी अपने हिसाब से निकाल रखी है, जिसे भूल नहीं सकते। देखो ये मैट्रिक्स है, पहले इसका माइनर निकलेगा, फिर क्या कोफैक्टर निकलेंगे, फिर एडजॉइंट निकलेगा। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ मैं। मेरे हिसाब से मैंने ES याद रख रखा है। ES का मतलब ये है, वैसे अपने अपने तरह से याद रख सकते हो, कोई ना कोई वर्ड रख सकते हो, लेकिन अब जब सोल्व करते हैं ना, जब भी याद रहते हैं, बाद में भूल जाते हैं। और ये ES ध्यान रहे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। अब ES का मतलब इन एलिमेंट्स को चेंज कर दो, और S का मतलब इनके साइन चेंज कर दो। दिमाग में बैठाओ। E का मतलब इसके, इस विकिरण के तो एलिमेंट चेंज कर दो। तो देखो एलिमेंट चेंज कर दिया, ये एलिमेंट कर दीजिए, और इनके साइन चेंज कर दो। तो देखो ये साइन चेंज हो गई। देखो ये, अच्छा दोबारा देखो, आपको दिखाई नहीं दिया, दोबारा देखो, यहाँ ES लिखा है मैंने। तो ये तो एलिमेंट चेंज करो। तो देखो ये 4 की जगह 2, 2 की जगह 4 हो गया, और इनके साइन चेंज करो। तो ये प्लस में है दोनों, तो 2 माइनस में हो गई। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी एडजॉइंट निकालने की। तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने की ट्रिक्स बताइए मैंने आपको। फर्स्ट वाले का तो क्या है आप इसका तो एलिमेंट चेंज कर दो, 4 और 2 जाएंगे, और ये 3 था और 1 था, तो इनके साइन चेंज कर दो। इनके क्या कर देंगे हम? साइन चेंज कर देंगे। ये डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें तो 2x2 के में तो डायरेक्ट मेथड ही काम में लेना, क्योंकि अपन A इन्वर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला अपने से A इन्वर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला ये है
एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो इसके अंदर ये निकालना पड़ेगा अपने को, तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लेते हैं इसमें आपके पास से चलो कोई नहीं, ये तब गए तो हाँ, अब देखो ये 3x3 का है, इसमें पक जाओगे आप, ठीक है ना। 3x3 कोटि का एड जॉइंट निकालना, तो एड जॉइंट निकालने की लंबी प्रक्रिया तो क्या है, मैंने आपको बताई थी। लंबी प्रक्रिया तो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो माइनर निकालेंगे, माइनर के प्लस माइनस के साइन लगा देंगे, वो कोफैक्टर हो जाएंगे। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनकी सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे, जब जा कर के हमारे को एड जॉइंट मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसकी थोड़ी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स निकाल रखी है, देखो कैसे निकाल रखी है। यहाँ मैंने एड जॉइंट लिख दिया, बट पहले एड जॉइंट लिखा नहीं जाएगा, पहले कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनेगी। तो हम इनको डायरेक्ट कोफैक्टर बना देते हैं ना, तो हमारी टाइम बच जाता है और मतलब समय की बचत हो जाती है। मेन बात तो ये है। तो देखो मैं यहाँ प्लस लगा दूँ, माइनस लगा दूँ, प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया और माइनस लगा दिया, और यहाँ प्लस लगाया, माइनस लगाया और यहाँ प्लस लगाया। अब ये कोफैक्टर हो गई। अब क्या हो गई, कोफैक्टर। और इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, वो एड जॉइंट ही मिलेगी। क्या मिलेगी, एड जॉइंट ही। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग रो को, कॉलम को आप चेंज करते जाओ। तो देखो इसके अंदर, ये देखो जैसे इस एलिमेंट का 1 1 का एन निकाल रहा हूँ, तो इस लाइन को दबा दो और इस कॉलम को दबा दो, तो क्या बचा, 16 25 बचा। देखो तो 16 और 2 5 बचा। काफ़ी टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, वैसे एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन इनकी जो क्वेश्चन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। इसमें इसका निकालेंगे, देखो तो ये लाइन दब गई और ये कॉलम दब गया, तो क्या बचे, 46 35 बचे। तो 46 और 35 बचे, ऐसे पेयर में याद करो। इसे ये 3 का निकालेंगे, अब यहाँ 3 का, तो ये लाइन पंक्ति दब गई और ये स्तंभ दब गया, तो 41 और 32 बच गई। कितने बचे, 41 और 32, 41 और 32 बच गए। अच्छा, नेक्स्ट है, अब यहाँ 4 का निकालें, तो ये तो पंक्ति दब जाएगी और जिसमें एलिमेंट होगा वो स्तंभ दबता चला जाएगा इस तरह से। तो ये 2 नंबर वाली जो पंक्ति तो दब गई परमानेंट, और 4 है तो इस स्तंभ में है और ये दब गई, तो क्या बचा, 23 और 25 बचे हमारे पास। 23 बचा और 25 बचा। नेक्स्ट सेकंड लो, इस एलिमेंट्स का लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ ये इस पंक्ति को दबा देंगे और इस स्तंभ को दबा देंगे, इस स्तंभ को। देखो पंक्ति तो ये गई और ये बीच वाला स्तंभ दब गया, तो क्या बचा, 13 बचा और 35 बचे। 13 और 35 बचे, 13 बचे और 35 बचे, 35। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम 6 का निकालें, तो ये दबा दो और ये दबा दो, तो ये दबाएंगे हम, ये दब गई, और 41 वाले को दबा देंगे तो 12 32 बच जाएगा हमारे पास में। क्या बचेगा, 12 और 32 बच जाएगा। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट्स का निकालें, तो ये पंक्ति दबेगी और ये स्तंभ दबते चले जाएंगे ऐसे। तो ये पंक्ति दबगी और इसको दबा दो, तो 23 16 आ गई। क्या आ गई, 23 और 16 आ गई। अब देखो अगला इसका निकालेंगे, तो ये पंक्ति दबगी और बीच वाला दबा दो, तो 13 46 बच जाएगी। क्या बचेंगे, 13 और 46 बच जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट वाला 5 वाला दबाओ, तो ये पंक्ति दब गई और ये स्तंभ दब गया, तो 12 41 बच गए। क्या बचे, 12 41, 12 41। ये क्या है, ये कोफैक्टर हैं। ये क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं। तो ये कोफैक्टर है। अब कैलकुलेशन भी रफ पे करनी पड़ेगी, जगह कम है मेरे पास में। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसकी कैलकुलेशन, और इसका फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ एड जॉइंट निकालेंगे, तो इनको सोल्व करके लिखेंगे पहले हम इसको। देखो यहाँ क्या बच रहा है, 5 और माइनस के 12, क्या बचा, माइनस के 7 बचे। तो यहाँ फिल कर देंगे माइनस के 7, यहाँ बन देंगे हम माइनस के 7। नेक्स्ट में देखो यहाँ 5 माइनस 6, तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 लिख दिया। नेक्स्ट देखो यहाँ 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ हम 5 भर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, हाँ साइन का ध्यान नहीं किया, सॉरी, इसमें देखो विशेष ध्यान रखने को। देखो यहाँ कितना हो रहा था, यहाँ
मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, देखो दोबारा चेक करो एक बार, इसको कौन सा कर दिया, थोड़ा सा एक बार दोबारा चेक करना। देखो 5 माइनस के 12 तो माइनस का 7 बच गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो 20 हो रहा है, गौर से देखो थोड़ा सा, ये देखो 20 माइनस 18 हो रहा है, तो क्या बतना बचा, 2 बचा, और बार माइनस साइन तो माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, विशेष ध्यान। इसमें देखो यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 4 2 8 माइनस 3 तो 5 बचेगा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखो नेक्स्ट में है यहाँ 23 5 दूनी 10 माइनस 10 माइनस के 6, तो हमारे पास अंदर 4 बचे माइनस के, तो 4 बचे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, इसके अंदर माइनस के 4 लिख दिया हमने, माइनस के 4। नेक्स्ट है देखो, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसका, इसमें देखो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 माइनस 6 तो माइनस का 1 बचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 2 यानी 2 माइनस, और माइनस के कितने हैं, 2 माइनस के 6 हैं, और बार माइनस है, तो यहाँ माइनस और ये माइनस के 4 बचे, तो प्लस के 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखो इस लाइन के चलेंगे अब आप, यहाँ से प्लस है, कोई दिक्कत, 6 दूनी 12, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बच जाएंगे हमारे पास, कितने बचे हैं, 9, मैंने लिख दिया 9। नेक्स्ट देखो 6 माइनस 12, माइनस के 6 बचेंगे, बार माइनस है तो प्लस के 6 बच जाएंगे, प्लस के 6 बच जाएंगे, 6 माइनस 12। नेक्स्ट 1 माइनस के 8 तो कितने बचे, माइनस के 7 बचे, ये समझ गए होगे आप किस तरह से निकाल। ये तो क्या है, को फैक्टर्स हैं, ये क्या हैं, को फैक्टर्स हैं, और इन पर ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है, यदि टी नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, वरना अलग अलग करोगे इनको मेथड को तो 2-3 पेज लगेंगे आपको, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब एडजॉइंट नहीं है अभी तक, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो एडजॉइंट है। तो अब इसमें देखो, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, तो यहाँ से ये पंक्ति ले लिया, -7 -2 और 5, यहाँ इसको स्तंभ बना दो, -4 माइनस का 1 और प्लस के 4, ऐसे ही जिसको 9 6 और -7, तो यहाँ बन जाएगा 9 6 और -7, ये आपका एडजॉइंट है, यानी सहखंडज है। एडजॉइंट को क्या बोलते हैं, सहखंडज, खंडज बोलते हैं, सहखंड। और को फैक्टर को क्या बोलते थे, सहखंड बोलते थे, यहाँ तक, यहाँ जय फालतू है इसके अंदर, सहखंड। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है जो आपको काम आएंगी। ए का और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करो, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट को आई से आई का मतलब जैसे एक 1/1 का है या 2/2 का है, मैट्रिक्स 1 0 0 1 है, इस तरह से, और डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लीजिए 2 आ गई, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0 2, तो इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ऐसे आएगा। तो इनमें रिलेशन होता है, ए कई क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज में, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए और ए, इनका मल्टीप्लाई किसका इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए आई के इक्वल होता है। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ए का सारणिक, इसको कैसे पढ़ेंगे, मोड नहीं पढ़ेंगे, एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर होता है ए के सारणिक की पावर n-1, ए के सारणिक की पावर n-1। जैसे डायरेक्ट पूछ लिया, जैसे 3/3 का है, जैसे क्या है 3/3 का है ये, तो इसका सारणिक मान निकालेंगे जितना आता है जो सारणिक मान, और उसमें 3 - 1 यानी एक सारणिक मान ए और उसका 2, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 आ रही, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इस तरह से निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको दोबारा देखो कैसे पढ़ेंगे, एडजॉइंट ए का सारणिक डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। नेक्स्ट देखो क्या बचा हुआ है अपने पास में, अभी तो इन्वर्स निकालना बाकी है अपने पास में, काफ़ी लंबी है, ये इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें लेंथी प्रोसेस है ये। देखो नेक्स्ट है ए का व्युत्क्रम निकालना, यानी ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स का एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए, या बाहर लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये होता है। तो अब सबसे पहले ये 2/2 का है, तो डिटर्मिनेंट तो फर्स्ट में समझाया था 2/2 क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकिरण में से पश्चिम विकिरण घटा दो, तो 4 - 3 तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये नॉट इक्वल 0 है, 0 थोड़ी है ये, तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसका, ये भी दिमाग में रखना। अच्छा,
फिर एड जॉइंट। अब एड जॉइंट की लंबी प्रक्रिया से आपको बताया था मैंने, लंबी प्रक्रिया से क्या है कि माइनर निकालो, माइनर पर बाद में कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद में उसका एड जॉइंट निकालो, ये लंबी प्रक्रिया। और डायरेक्ट तुमको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी मैंने, ES ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ES। इनके एलिमेंट चेंज कर दो इस विकिरण के, और इनके साइन चेंज कर दो, तो इसके दो को, ये एलिमेंट यहाँ एक, यहाँ तो दो दो तो दो ही रहेंगे, 2 और 2, ये बदल दिया और ये साइन चेंज कर दी, तो ये -3 और -, न कोई ट्रांसपोज करना, न कोई कोफैक्टर निकालना, ये डायरेक्ट निकाल दिया एडजॉइंट ए। अच्छा, अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ये जो है ना, जो का त्यों रखो उसको, जैसे ये है कितना 2 -3 -1 और 2, ये तो एडजॉइंट है। अब अपॉन को यहाँ दे दो, 1 अपॉन में, यूँ अपॉन है, इसके डिवाइड में जाएंगे 1 अपॉन में, ये 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहेंगी, तो यही इसका इन्वर्स आ गया, यही इसका क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। अच्छा, अब 3/3 का इन्वर्स बड़ा जटिल है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमने किया भी होगा कहीं ना कहीं, यदि मिल जाता है तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, नहीं मिलता है तो उसकी कैलकुलेशन में बहुत ही हमको टाइम लगेगा इसके अंदर, फिर भी हम कोशिश करते हैं, यदि मिल जाती है तो। मेरे विचार से मिलना मुश्किल है, चलो हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन रफ काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो 3/3 क्रम के अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना, तो व्युत्क्रम के लिए क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो यहीं छोड़ देंगे इसको, डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो इसका मतलब इन्वर्स निकलेगा, इसको आगे प्रक्रिया करेंगे। तो देखो यहाँ ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो 1 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, इसको दबा देंगे, इसको दबा देंगे, ये दब गया, ये दब गया, इनको मल्टीप्लाई 5 × 1 5 -12, क्या आ जाएगा 5 -12 ब्रैकेट में, फिर माइनस लगाओ, फिर ये एलिमेंट लिखो 2 लिख दिया, उसके बाद में ये दबा दो और ये दबा दो, अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गई 20 -18, 20 -18, तो ये हो गया 20 -18। अच्छा, फिर प्लस यहाँ लिखो 3 लिखें 3, और यहाँ लिखो 4 को 2 से 8 -3, 8 -3, ये आ गया इस तरह से। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर हमारे पास ये माइनस का 7 बच जाएगा, यहाँ प्लस का 2 बचा और बाहर माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से 5 बच रहा है, प्लस का 5 3 जा 15, तो ये 15 हो गई। तो इनको सोल्व करेंगे, देखो ये 11 हो गई, ये 15 है तो 4 बच जाएगा, तो 4 है तो नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने का आपको मैंने समझा रहा था अभी आपको, देखो मैं आपको हिंट दूंगा इसके अंदर, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, यहाँ थोड़ी जगह भी कम है। सबसे पहले मैंने एडजॉइंट लिख रखा है, बाकी नियमानुसार आपके अंदर अलग से कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्या सहखंडज निकालना पड़ेगा, सहखंड निकालना पड़ेगा, खंडज नहीं खंड, सहखंड निकालने पड़ेंगे। सहखंड क्या है, माइनर के ही प्लस माइनस लगा देंगे ना तो वो सहखंड होते हैं, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे, जब जाकर के हमको एडजॉइंट मिलेगा, एडजॉइंट ए मिलेगा, इसका मतलब सह खंडज, इससे एक शब्द ज़्यादा है खंडज। अच्छा, तो आपको क्या बताया, हर एलिमेंट पहले तो साइन लगाना, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा, अलग से करना को पन्ने पर, फिर इनमें हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना, हर एलिमेंट्स के, और ऊपर यहाँ ट्रांसपोज लगाना, फिर उनका ट्रांसपोज करोगे आप तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगी, एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना, एडजॉइंट ए पूरी मैट्रिक्स को लिख लोगे यहाँ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ लगाने के बजाय उसको 1 अपॉन में कर दिया करो, जैसे 4 था ये, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये आपका ए इनवर्स इस तरह से निकालते हैं 3/3 का, हमने पीछे किया था अभी अपन ने। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी विशेष इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल इनवर्स, जो बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स के बराबर होती है। दोबारा समझो, ए को और बी को मल्टीप्लाई करें और फिर इनवर्स निकालें। इनवर्स की क्या प्रोसेस है,
माइनर, फिर कोफैक्टर्स, फिर कोफैक्टर के बाद में एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स वाला फॉर्मूला। ए इनवर्स का क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इतनी प्रक्रिया से गुजरो, फिर इतना ही काम बी के लिए करो और इतना ही काम ए के करो, फिर बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसके इक्वल आएगा। बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी ये प्रॉपर्टी को याद रखना, इससे कई क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। छोटे नो टाइप में क्वेश्चन भी बना सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा हुआ है इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको क्या है कि इक्वेशन दे देगा, समीकरण निकाय की संगतता और असंगतता। संगतता क्या किसे कहते हैं? जिसका कोई सॉल्यूशन होता है उसको संगतता बोलते हैं, है? कौन सी? अच्छा, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना उसको असंगतता बोलते हैं। ये कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी। तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। पहले तो संगतता और असंगतता ही का पता लगेगा, कैसे निकालते हैं। तो देखो इनके जो गुणांक है ना x और y के चरों के, इनके गुणांक, इनकी जो मैट्रिक्स बना देंगे वो तो a होती है। जैसे इसका 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, तो ये 1 2 2 3 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल के चर कितने हैं इसमें? x और y दो ही चर हैं इसमें, तो इसकी ये पंक्ति स्तंभ बना देंगे। ये x और y दो स्तंभ, वो दो चर थे अपने पास, तो x y कैपिटल x डिनोट करेंगे इसको, ये स्मॉल से लिखेंगे। और b क्या है? ये अचर पद है ना, ये b मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अच्छा, अब इनकी संगतता, इनका हल निकालना बाद में सीखेंगे, पहले इसकी संगतता और असंगतता निकालेंगे। तो संगतता के लिए अभी बताया था आपको, डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। डिटरमिनेंट ए है तो डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है ना तो वो संगत होगी। जीरो नहीं है तो क्या? देखो यदि डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है तो समीकरण निकाय संगत होगा, यानी कोई ना कोई उसकी वैल्यू निकलेगी। एक बात, यदि डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है ना तो इसको हम पहले क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकालना बताया था, ये से इसका एलिमेंट चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, तो हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। और इस एडजॉइंट को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी से इस एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। एक नंबर पर एडजॉइंट ए का और बी का मल्टीप्लाई करने पर यदि जीरो नहीं आता है, कोई नंबर आ जाता है ना, तो कह दो वो असंगत है। वो क्या है? असंगत। ये जीरो नहीं आता है तो असंगत, और जीरो आ जाता है किसका? एडजॉइंट का और इस बी का मल्टीप्लाई जीरो आ जाता है ना, तो वो संगत भी हो सकती है और असंगत भी हो सकती है, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। तो संगत या असंगत दोनों केस हो सकते हैं इसमें। अब आपसे समीकरण निकाय को हल करवाएगा, तो इसके हल करवाने का मतलब आपसे x की y की वैल्यू निकलवाएगा। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे इसको विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से पढ़ते थे ना, तो अब इसमें अब नई विधि लेंगे अपन। देखो इसको सारणी के माध्यम से कैसे निकालते हैं हम। देखो इसमें इसकी ये मैट्रिक्स बना ली, ये चर की मैट्रिक्स बना ली, ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स बना दी। तो सबसे पहला नंबर तो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका। तो देखो 3 -4, तो माइनस का 1 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। तो इसका मतलब जीरो तो नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो इनवर्स का क्या फॉर्मूला है कि इनवर्स का ये फॉर्मूला है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालो अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट का आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बता रखी थी, ES ध्यान रखना, ES। इसके एलिमेंट चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। तो देखो इसके अंदर कोई क्वेश्चन लिया होगा हमने, इसी क्वेश्चन को कर रखा है। डिटरमिनेंट -1 है, ये कर दिया मैंने, अभी आपको दिखाया था ऊपर। अब एडजॉइंट के लिए देखो, एडजॉइंट का बता दें इन्होंने ये एलिमेंट 3 की जगह 1 कर दो और 1 की जगह 3 कर दो, तो ये कर दिया। देखो ये कर दिया। और इनके साइन चेंज कर दो, तो ये साइन चेंज कर दिया, ये साइन डायरेक्ट निकल गया एडजॉइंट, अपने कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ए इनवर्स का निकाल दिया, ये तो एडजॉइंट ए है ये तो, और ये डिटरमिनेंट ए है, तो ये सोल्व करना। देखो माइनस का 1 आया तो माइनस से उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ये आ गया ए इनवर्स, ये आ गया। अभी तक हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? इस उत्तर से करते हैं इसमें। x इक्वल टू में यानी x की वैल्यू कैसे, x की वैल्यू का मतलब इस x की y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो b तो अपने पास में ये है, ये रहा, और इसका a इनवर्स निकाला अपन ने, इसका a इनवर्स सूत्र के द्वारा। अच्छा, तो हमने a इनवर्स को, ये रहा a इनवर्स की, और b को, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये रो
और ये फर्स्ट कॉलम इस तरह मल्टीप्लाई किया, देखो 3 3 9 और 4 8 एक एलिमेंट, और ये 3 2 6 -4 ये, तो ये देखो ये आ गई -2 और 2 आ गया। अब जो यहाँ ये किसका है, एक्स के बराबर है, ये तो ए इनवर्स इंटू बी थी। अब फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है, तो इस एक्स की जगह एक्स दो थी ना अपने सारणिक मैट्रिक्स थी, उसको रख दो एक्स की जगह इसको रख दिया, और ए इनवर्स बी की वैल्यू आपने ये निकाल दी, तो ये निकाल दी। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयर कर दो, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई, वाई की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरह से हमने आपको इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी समझाई है, और आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालना काफ़ी इजी और हेल्पफुल होगी है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।